गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग जनरली कवर करेंगे कंडक्टिविटी, कोलराच लॉ एंड फैराडेज लॉ। ओके, ये 3 कंसेप्ट को आज हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR पढ़ा होगा 10th के फिजिक्स में आपने। जहाँ पर V क्या है, देखिए यहाँ पर V क्या है, V है हमारा वोल्टेज, I है करंट और R है रेसिस्टेंस। ओके उसके बाद आपने एक बात और पढ़ी होगी, जो हमारा R होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? ρL/A पढ़ा है ना आपने 10th के फिजिक्स में पढ़ा होगा। R मतलब रेसिस्टेंस, ρ×L/A, जहाँ पर रो क्या है? रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी बोल दो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई? उसके बाद L तो पता ही आपको लेंथ ऑफ द वायर है। उसके बाद A तो पता ही आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। दोनों हमारा 10th की बातें आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो इससे। ओके, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करना कंडक्टेंस से। अब कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितना इजी से कोई भी करंट फ्लो हो जाता है, कितना इजी से कोई भी करंट एक वायर में फ्लो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। और अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करता है, वायर में फ्लो होने से उसे रोकता है करंट को, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा ना, अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या लिखा हमने? कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस। ओके और क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस को हम लोग C से डिनोट करते हैं या फिर G से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? 1/R। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। अगर मैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करूं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करूं तो आपको पता है 1/ओम लिखेंगे, क्या होगा बताओ? अच्छा, रेसिस्टेंस का यूनिट, अगर मैं रेसिस्टेंस का यूनिट लिखूं तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, पढ़े हो ना 10th के फिजिक्स में। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, और सिंबल क्या होता है? इस तरह से। और अगर मैं कंडक्टेंस की यूनिट लिखूं, कंडक्टेंस, तो 1/रेसिस्टेंस मतलब 1/ओम, तो उसको क्या बोल सकते हैं? पर ओम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? महो बोल सकते। देखो ना, MHO अपोजिट कर दो तो महो भी बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो है साइमन। क्या? साइमन। साइमन सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी साइमन ही दिया रहेगा, तो साइमन बोलो, परोम बोलो, महो बोलो, इस तरह से। दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ओके, याद हो गया होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग K से नोट करते हैं और प्रोनाउंस करते हैं कप्पा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कप्पा बोलते हैं। ओके, प्रोनाउंस क्या करेंगे? कप्पा बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 1 मोल, ध्यान सुना, 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितनी कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रही है? 1 मोल आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी सॉल्यूशन है तो वो कितना कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। अच्छा, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की बात हम वायर में भी करते हैं, जो कि हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में हम इन सॉल्यूशन बात करेंगे। वायर्स के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, राइट। यहां पर एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें आयंस की फ्लो होगी, आयंस फ्लो करेंगे, है ना। और वो आयंस कितना इजी फ्लो कर पाता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। अब अगर वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब वो जो कंडक्टेंस शो करेगा, फ्लो शो करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप याद रखना, हम 1 मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं।
दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, या इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, और वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगी इलेक्ट्रोड की वो भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इसको हमने डायग्राम बना के यहाँ पे समझाया हुआ आपको। ये हमारा है एक इलेक्ट्रोड का, दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ, ये हमारा एक पहला इलेक्ट्रोड है, ये ग्रीन कलर का देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये इलेक्ट्रोड की एक वायर हमने निकाल दिया यहाँ पर, ताकि यहाँ से क्या कर सके हम, ये करंट इस तरह से फ्लो करवा सके, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये है, ये उसके क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तरह से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा, राइट, है ना। और उसके थ्रू हमने क्या किया, एक वायर निकाल दिया और यहाँ से करंट फ्लो करेगा इससे। ओके, क्लियर है? अब चेक करो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बताओ। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका अगर इस तरह का अरेंजमेंट किया गया तो इसके अंदर जो लिक्विड आएंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा बच्चे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा बताओ? 1 ml नहीं होगा क्या? क्यों? अगर मैं वॉल्यूम निकालूं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 ml होता है, पता है ना। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बता दो जल्दी से? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसी को तो हमने वर्ड में लिखा था कि आपने 2 इलेक्ट्रोड लेना है। 2 इलेक्ट्रोड पता चल गया कि नहीं चला? पता जल्दी बताओ। पता चला 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है? ये जो ग्रीन कलर का है दिख रहा है, ये पहला इलेक्ट्रोड्स है ना, ये पहला इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड्स ये वाला है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स है, क्लियर है? ये दोनों ग्रीन वाला, क्लियर है? दिख रहा होगा सारे बच्चे को, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इसके भी अब ये 2 इलेक्ट्रोड खड़े कर दिया हमने, सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। मान लो एक कंटेनर है इस तरह से, एक इस तरह से कंटेनर है, इसमें डाल दिया। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा उसकी कंडक्टिविटी जब कैलकुलेट करेंगे हम तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड कितना है बताओ जल्दी से? 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से अपार्ट है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसकी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखो हमने लिख दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्लियर है। इसके थ्रू जो कंडक्टेंस फ्लो होगा, अब इसमें जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये जितना कंडक्टेंस शो करेगा उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कप्पा से डोंट करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करें, कंडक्टिविटी ऑल्सो डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी और अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस को कंडक्टेंस। अरे कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी याद कर लो, ओके। तो कंडक्टेंस 1 अपॉन रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, क्लियर हो गया? ठीक है, तो 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को क्या लिखते हैं हम? रो से डिनोट करते हैं। अब आप जानते हो कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, होता है ना, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको। तो रो इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो तो R A अपॉन L। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, हुआ ना। तो रेसिस्टिविटी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, क्या लिख सकते हैं? R A अपॉन L। अब इसी को एक्सपेंड कर दिया, 1 अपॉन R को अलग कर दिया, L ऊपर चला जाए, L अपॉन A। अब यहाँ पे देखें, ये जो 1 अपॉन R है इसी को क्या बोलते हैं हम? G बोलते हैं या C बोलते हैं, जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं। और जो L अपॉन A है इसी को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन A, एकदम माइंड में बैठा लो। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन A। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन A होता है, क्लियर है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू L अपॉन A। कंडक्टेंस क्या हो गया हमारे पास? C, और कंडक्टिविटी क्या हो गया? K, ठीक है। तो इतना कवर हुआ, यस और नो बताएं।
तो बच्चे इतना तो समझ में आ गया आपको कि कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी को किससे नोट करते हैं, के से, कंडक्टेंस को सी से, और सेल कांस्टेंट को एल अपॉन ए से। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब चलते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बात कर लेते हैं। तो साइमन पर सेंटीमीटर होता है, साइमन पर सेंटीमीटर। के को क्या रीड करेंगे हम, के को रीड करेंगे कप्पा, ठीक है। अब आ जाओ, कंडक्टिविटी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है, दो तरह के कंडक्टिविटी हमें पढ़ना है। अब मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। अब ये इतना समझो, ये थ्योरी तो मैंने लिख दिया, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अरे ध्यान सुनो, थ्योरी तो पढ़ ही लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। आपको इतना समझना है, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर मतलब मोल की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में, ठीक है, और जेई में भर भर के क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी आता है। तो सारे बच्चे ये फॉर्मूला याद है। डेरिवेशन हमने यहाँ पे नहीं करी क्योंकि आप लोग, ये हमारा बूस्टअप प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ पर हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। क्लियर हो गया। अब यूनिट की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर बच्चे। अब यूनिट ऑफ लेमडा, तो साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर हो गया, ये यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब हुआ इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना समझिए। कितना लेना आपको इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी बताओ। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जब आप निकालते हैं कंडक्टेंस, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मतलब वहां पर 1 मोल लिया था और यहां पर 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे, बस कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर एक एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, लेमडा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात नॉर्मेलिटी में करते हैं और मोल की बात तो मोलरिटी में करते हैं। पता है ना आपको, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी की बात कहाँ करते हैं, नॉर्मेलिटी में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं वहां पर। तो ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहां पर क्या करना था, उसमें क्या था बताओ, साइमन था, वहां पर भी, यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है, वहां पर मोल था और यहां पर इक्विवेलेंट है। बस यहां पर 1 इक्विवेलेंट मतलब पर इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट मतलब पर इक्विवेलेंट, वहां पर 1 मोल मतलब पर मोल, बस यही अंतर है। क्लियर हो गया। तो यूनिट भी आप याद रखना और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा इक्यू, क्या रिलेशन होता है कि लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्यू मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू एन फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर तो निकालने का बहुत तरीका आपको पता ही, एन फैक्टर क्या होता है। एसिड के लिए एन फैक्टर निकालें तो कितना H प्लस वो रिप्लेस करेगा कोई भी एसिड, उसी को बोलते हैं हम एन फैक्टर। जैसे HCl का एन फैक्टर कितना होगा, अरे बच्चे HCl की एन फैक्टर कितनी होगी 1, क्योंकि वो एक H प्लस रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद H2SO4 की 2, H3PO4 की 3, H3PO2 की कितना होगा 1। तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि जितने H प्लस वो रिप्लेस कर रहा है उतना ही उसकी क्या हो जाएगी, वो एन फैक्टर हो जाएगी। सेम टू सेम बेस के लिए भी अप्लाई करेंगे। कितना OH माइनस आयन रिप्लेस करेगा, KOH का एन फैक्टर कितना होगा। अब बेस के केस में एसिडिटी भी बोलते हैं उसको, पता है ना आपको, और एसिड के केस में बेसिसिटी बोलते हैं उसको, कि HCl की बेसिसिटी कितनी होगी तो 1, और इसको एन फैक्टर यहाँ पे लिखा मैंने। आप क्लियर हो गया ना यहाँ से। तो एसिडिटी, बेसिसिटी या एन फैक्टर बोलो, कोई बात नहीं, सब एक ही है। सॉल्ट के केस में चार्ज कितना है कैटायंस और एनायंस के ऊपर, जैसे K2SO4 है तो 2K प्लस SO4 -2,
तो एक कोई भी कैटायन या एनायन पे चार्ज ले लो, सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होता है, तो जितना कैटायन पे चार्ज उतना एनायन पे चार्ज। तो अगर आप चार्ज की बात करते हो तो K2SO4 की एन फैक्टर कितनी होगी 2, क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज है ना। तो -2 मतलब माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना आपको, तो 2 लेंगे उसकी एन फैक्टर, ठीक है, साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेना है, तो 2 ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप जानते ही पढ़ चुके हैं आप लोग। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की बात करते हैं। किसके ऊपर? सबसे पहले अगर आप डाइल्यूशन करते हो, मान लो कोई सोल्यूशन है, उसमें पानी मिलाए जा रहे हो, मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दिया, तो मीठापन तो होगा। अब तुम उसमें और पानी मिला रहे हो, तो मीठापन तो डिक्रीज कर जाएगा ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया चीनी का, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया। पानी मिला रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मीठापन कम होते जाएगा जैसे जैसे पानी मिलाओगे आप, है ना। उसी तरह से अब चेक करो, यहां पर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों बात एक दूसरे का अपोजिट होता है। डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और अगर डाइल्यूशन कम होगी, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो डाइल्यूशन कम होगी। अरे तुमने पढ़ा होगा ना डाइल्यूटेड, और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड में 90 से 95% वाटर होता है, और कंसंट्रेटेड में 5% वाटर होता है, बस वही बात है, डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड, ठीक है। अब आ जाओ कंडक्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कंडक्टेंस की। तो एक बात याद रखें आप, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब होता है इंक्रीज। अगर डाइल्यूशन तुमने बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम मान लो 5 मछली है, उसको तुमने एक पॉन्ड में रख दिया है या एक बकेट में रख दिया, अब वो उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा उस बकेट में। उसको तुमने पॉन्ड में रख दिया, अब वो थोड़ा सा इजी मूव कर पाएगा, है ना, पॉन्ड की वॉल्यूम बढ़ गई। अब उसी को तुमने समुद्र में रख दिया, तब वो आराम से मूव करेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ आयंस ईजी हो जाएंगे, फ्लो ऑफ आयंस ईजी होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया ना। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं लैम्डा या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये भी डाइल्यूशन से वॉल्यूम, और ये अब बताओ वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स है, पता है ना आपको, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स है ये। तो वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलरिटी डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स। कैसे? अरे मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे में लिखा ना तुमने डिनोमिनेटर में। अरे मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तुमने बढ़ा दिया तो मोलरिटी डिक्रीज नहीं कर जाएगा क्या? उसी से वॉल्यूम बढ़ गया जब तुमने डाइल्यूशन करी तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? बट एक चीज कंडक्टिविटी जो है ना, ये कंडक्टिविटी उल्टा होता है कि जब आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आयन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी ऑफ आयंस मतलब नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से कप्पा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। बाकी डाइल्यूशन करने से आप देखो सब कुछ बढ़ रहा था, डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है ना, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ रहा है, देखो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ना। एक कंडक्टिविटी ही है जो कप्पा है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, वो डाइल्यूशन करने से एक यही है जो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छे से नोट्स बना लेना रेगुलर बच्चे, बट कॉम्पिटिटिव बच्चे को आपको समझना है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है हमारे पास कोलराच लॉ। कोलराच लॉ की कहानी क्या होता है, देखो ध्यान से। ये कहता है, ये स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब कोई भी सॉल्यूशन में, खास करके ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई किया गया, कि जब आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, आप जानते हो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन कभी भी 100% नहीं होती है, अल्फा की वैल्यू कभी भी 100% नहीं होती, अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होता है कभी भी, अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर उससे हमें 100% डिसोसिएट करना, ब्रेक करना है, तो आप डाइल्यूशन करते जाएंगे और पानी मिला रहे, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पूरा पानी मिला दिया,
मतलब शुगर जैसे सॉल्ट ले लिया हमने NaCl ले लिया वो 1 ग्राम, और वाटर ले लिया 100 लीटर, तो अब 1 ग्राम NaCl के लिए 100 लीटर वाटर, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन ही कहलाएगा ना, क्योंकि वाटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी लेमडा है ना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। मतलब वह इलेक्ट्रोलाइट जिस आयन से मिलके बना है उसी आयंस का सम कर देंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे हम। मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस आपको क्या दे देगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने आपको सिर्फ समझना है। हमने क्या लिखा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस सॉल्ट सब इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना। तो वो किस में टूटेगा, एक कैटायंस में टूटेगा, दूसरा एनायंस में टूटेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट कैटायंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट एनायंस। एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया आपको, ध्यान देखो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, Al2SO4 ये सॉल्ट है हमारा, ये क्या है, सॉल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब ये टूटेगा, बताओ Al2 कितना है, 2, तो 2 बाहर निकाल देंगे, जो उसका वैल्यू आएगा ना, मैग्नीट्यूड जितना नंबर में है उसको बाहर निकाल देंगे, और Al पे +3 चार्ज। और SO4 कितना है, देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और ये SO4। क्लियर हो गया, क्लियर है। उसी तरह से अगर इक्विवेलेंट का, ये तो मोलर का बात था बच्चे, किसकी बात थी ये, मोलर। और अगर इक्विवेलेंट की बात हो तब ये नंबर आप यूज नहीं करेंगे, 2 और 3 यूज नहीं करेंगे, मतलब उसके मोल्स नहीं लिखना आपको। ये तो मोल्स को ही डिनोट करता है ना, किसको डिनोट करता है, ये मोल्स को डिनोट करता है, तब इसको आपको नहीं लिखना है। कहाँ पर नहीं लिखना है आपको, बताओ जो जल्दी से, इक्विवेलेंट के केस में। तो इक्विवेलेंट में सीधा Al+3 और SO4-2, ये हमने मोल्स नहीं लिखा। क्लियर हो गया, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, जैसे अरे सिंपल सा बात है, मान लो अगर तुमको NaCl का कहता है, NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना, तो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, Na++ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, Cl-। अब बहुत बार तो ये भी देखा गया ना, जो 12th के बच्चे हैं ना, उसको बोर्ड में जब ये आ जाता है लिखने के, तो वो ये भी नहीं लिख पाता है, तो बहुत गलत बात है। सारे बच्चे ये प्रैक्टिस करना, बोर्ड वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव बच्चे अच्छे से कवर करना, सिर्फ समझना आपको, आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ ही रखा है। चलो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ क्या कहता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने आपको बताया था पहले ही, ऐसे हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जब इसकी एप्लीकेशन की गई थी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में किया गया था। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं आपको कि अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, KCl का, CH3 ये सॉल्ट है पोटेशियम एसीटेट, और ये HCl आपको दिया हुआ है ना। तो लेमडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड, ये वीक एसिड ही तो है, CH3 से बोला, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आप एसिटिक एसिड है ना ये, इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप इस दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ से ये निकाल लेंगे। बताओ हमें तो ये निकालना है, ये निकालना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और सब में मोलर, अब ये दोनों तो एक ही साथ रहेगा, देखो एक ही साथ है, और ये इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, सब में मोलर मोलर लगा देंगे, मोलर मोलर लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दूसरा आता है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी इसका एप्लीकेशन करते हैं हम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे नोट करते हैं बच्चे, पढ़ रखे ना, अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उसको किससे नोट करते हैं, अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा की वैल्यू 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा की वैल्यू <1, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्फा की वैल्यू 0, है ना। ऑलरेडी ये सब बात जानते हो। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी एट
एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तुमने पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया तो बताओ उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? जीरो ही तो हो जाएगी। इसको हम जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। और जीरो कंसंट्रेशन के केस में कभी कभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है लेमडा एम और यहाँ पर जीरो। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ था तो लेमडा एम और यहाँ पे जीरो भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो समझ में आई बात। सी क्या है? कोई भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको कि जीरो कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल ही होगी ना, तो जीरो मान लेते हैं, जीरो कंसंट्रेशन। तो उस पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो तो अल्फा की वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तीसरा, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका निकालेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स अगर एसिड है, बेस है, तो हम यहाँ से Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से Ka की वैल्यू हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, C इंटू लेमडा MC। अब MC क्या पता है ना आपको? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, है ना। और ये मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला देख लो, ये आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है। वैसे इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, हम इसकी बात करेंगे। नीट में नहीं, जेई में तो आता है, बट नीट में इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बट बोर्ड में तो पूछ देता है ना, बोर्ड वाले बच्चे को लिखना पड़ जाता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। कल रात लो, अब भी आपने भी दिया होगा तो ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे लिखना पड़ता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं सीधा सा फैराडेज लॉ की बात कर लेते हैं। फैराडेज लॉ, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? ये फैराडेज लॉ किसका है? ये ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आता है नीट में, क्वेश्चन हम करवाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 2 लॉ दिए गए इलेक्ट्रोलाइसिस के रिगार्डिंग। पहला लॉ क्या कहता है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप एक कंटेनर में ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं आप, तो कैथोड पे कैटायन डिपॉजिट होता है और एनोड पे एनायन। अरे पता है ना, कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन, है ना, डिपॉजिट हो जाता है जाके। तो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज कहता है मास ऑफ द कैटायन। अब कैटायन कहाँ जाता है? कैथोड पे। डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब एक सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा कैटायंस के मास डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, है ना, है ना। जैसे अगर आपने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, तो Ag प्लस ए सिल्वर 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 क्या होगा? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर CH4 ले लिया तो कॉपर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड रॉड के ऊपर। अगर तुमने जिंक सल्फेट का ले लिया तो जिंक का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड रॉड के ऊपर, राइट। तो इस तरह से कितना कैटायंस उसके मास डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, यह डिपेंड करता है कितना चार्ज आप बैटरी के थ्रू उस सर्किट में फ्लो करवा रहे हो। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। अब तुम देखे हो वो जो कप मिलता है, कभी गोल्ड मेडल, कभी सिल्वर मेडल, कभी ब्रॉन्ज मेडल, तो वो जो मेडल मिलता है वो क्या होता है? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। गोल्ड का मेडल थोड़ी होता है वो, गोल्ड का कप थोड़ी होता है जो स्कूल में मिलता है कॉम्पिटिटिव में। कंपटीशन जब होती है, इंटर हाउस कंपटीशन या कुछ भी गेम कंपटीशन होता है, तो क्या वहां पे गोल्ड के कप मिलते हैं क्या? अरे नहीं बच्चे, एल्युमिनियम के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया जाता है। किसी मेटल के ऊपर गोल्ड का, सिल्वर का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। तो लेयर कैसे चढ़ाते हैं? यही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, यही तो है फैराडेज लॉ। अब कितना मोटा लेयर चढ़ाना है उस मेटल के ऊपर, ये डिपेंड करेगा उस पर कितना चार्ज हम फ्लो करवा रहे हैं सर्किट में। क्लियर है? तो यहां से आपको इतनी कहानी क्या समझना, W क्या है? मास ऑफ द कैटायन डिपॉजिटेड फ्लोइंग थ्रू द चार्ज, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो Z लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया। अब Z इक्वल टू, यहाँ पे W इक्वल टू क्या लिखा? ZIT। क्यों? Q बराबर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू क्या होता है? IT। फिजिक्स में पढ़ा होना Q इक्वल टू IT। तो फॉर्मूला क्या बन गया? W इक्वल टू ZIT। अब ये फॉर्मूला तो बन गया, बट इसमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाला।
इस पर न्यूमेरिकल्स बनता ही नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स जहाँ से बनता है वो ध्यान से देखो। अब जेड क्या है, यहाँ पे जेड क्या है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, और केमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी जेड क्या हमारा केमिकल इक्विवेलेंट, और ई क्या है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन 96500, और ये 96500 क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट मतलब मास ऑफ, सॉरी ये चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बच्चे, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम्ब, 96500 कूलम्ब होता है, राइट, सी लिख दिया कूलम्ब के लिए। अब यहां से अब वैल्यू पुट कर लो, जहां पे जेड था वहां पर क्या पुट कर लेंगे, ई अपॉन 96500, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन गया, ई अपॉन 96500 आई टी। अब ई क्या है हमारा, ई है इक्विवेलेंट मास, ई क्या है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर तो हमने अभी अभी पढ़ाया था आपको, और मोलर मास कोई भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या हो गया, ई का वैल्यू, ये क्या है हमारा जल्दी बताओ, ये हमारा है ई, ठीक है। और ये नीचे में 965 इसको यहाँ पे लिख दिया, और आई टी ऑलरेडी है ही, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कहीं नहीं बनते। ध्यान लगा देना यहाँ पे, अच्छे समझ लेना, W इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर, ये किसका फॉर्मूला है, ई, इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालते हैं हम लोग। अच्छा नीचे में 96500 है तो 1 अपॉन 96500 कर दिया, आई टी ऑलरेडी लगा हुआ है, लगा दिया, आई क्या है करेंट, टी क्या है टाइम, है ना, एन क्या है एन फैक्टर तो निकालने अभी सिखाया था मैंने, और मोलर मास जैसे Cu+2 का है या Fe+2 का है, जिसका भी है मोलर मास ले लेंगे। अब आता है फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है, यह मैंने थ्योरी लिख रखा है आपको यहाँ पर, फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, देन द मास ऑफ द आयन डिपोजिटेड और लिबरेटेड, जिस कितना मास डिपॉजिट होगा कितना मास लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ देयर आयंस, ऑफ दैट आयंस, उस आयंस के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उतना ज़्यादा वो आयंस के मास डिपॉजिट होंगे या फिर लिबरेट होंगे। ये डायग्राम भी बनाना है बोर्ड वाले बच्चे, ये डायग्राम भी बनाना है फैराडे सेकेंड लॉ में, ठीक है। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें क्या ले लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे में CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। CuSO4 में जो रॉड हमने डाला है वो किसका रॉड है जल्दी बता दो, कॉपर का रॉड है, और जो AgNO3 का सॉल्यूशन है उसमें जो रॉड हमने डाला है वो Ag का रॉड डालेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब इस दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी Ag का ही रॉड है, यहाँ पर भी Cu का ही रॉड है, और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये Ag, अब ये बैटरी हमारा दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये बैटरी। अब बैटरी में प्लस माइनस, ये तो कहानी तुम कम्पिटिटिव बैच के बच्चे तुम्हें ये तो पता ही होगा, प्लस माइनस से हमने इसको क्या बोलते हैं प्लस, इसको क्या बोलते हैं माइनस। अब माइनस वाले को क्या बोलते हैं कैथोड, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं, ऑलरेडी पता है। तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, सब कुछ कहानी पता चल गया आपको। अब आ जाओ, अब ये देखो, ये एनोड है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये आपका एनोड है, ये क्या आपका बताओ, ये एनोड है, तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा सॉरी, ये कैथोड है तो ये एनोड, अब ये एनोड था ना पहले देखो, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, तो ये एनोड तो ये कैथोड, तो देखो सीरीज में आ गया क्या, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, सब सीरीज में है ना। सीरीज में होगा तो आपको पता है 10th क्लास की बात है, जो करंट की वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, कहीं से भी वो इक्वल अमाउंट में फ्लो करता रहेगा, जहाँ से निकला एकदम आई पूरे करंट में आई ही फ्लो करता रहेगा। क्या फ्लो करता रहेगा, आई फ्लो करता रहेगा, आई की डिवाइडेशन नहीं होगी यहाँ पर, टाइम तो उतना ही है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, IT, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब आ जाओ, अब ये सेकेंड लॉ फैराडे ने दे तो दिया बट इसका कोई यूज नहीं है, ये झूठ का दे दिया, इसका कोई यूज नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं, बट आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं फर्स्ट लॉ से, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फर्स्ट लॉ पे। सेकेंड लॉ नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्स्ट लॉ करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, एट एनी कॉस्ट यू मस्ट हैव टू लर्न फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ओके, अब आ जाओ,
फर्स्ट लॉ का ही यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। W अगर मैं सिल्वर के लिए पहला इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, इधर देखो इधर इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ द कैटायन डिपोजिटेड ऑफ सिल्वर की बात करें तो ZQ होगा, और कॉपर के लिए ZQ, ये भी है ना। अब आ जाओ, अगर W ऑफ Ag करें तो E ऑफ Ag 9, Q तो सेम ही रहेगा ना। अरे Q में क्यों नहीं लगाया Ag, अरे क्यों लगाऊं सर, Q यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही है, तो Q की अमाउंट तो हमेशा सेम ही रहेगी, ऊपर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर Ag क्यों लगाऊं और कॉपर क्यों लगाऊं, Q की अमाउंट हमेशा फिक्स होना है। और Z एक ही कंटेनर, एक ही सब कुछ है, तो Z की भी वैल्यू क्या होनी है, यहाँ पर सेम ही होना है। लेकिन यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास है वो अलग हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, E ऑफ Eg, और ये E ऑफ Cu हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन सेकेंड मान लिया, और उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकेंड से, तो क्या मिल जाएगा, W ऑफ Ag अपॉन W ऑफ Cu इक्वल टू E ऑफ Ag, और ये E ऑफ Cu। मतलब अगर आपने ऊपर में Ag लिया तो यहाँ पर भी Ag लेना है। W ऑफ Ag इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से क्या पता चलता है, W ऑफ Ag इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ Ag। एम आई राइट और नोट, बताओ जल्दी से, पता है ना कि क्या बताया, मास ऑफ द Ag डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। वही तो कहता है, वही तो थ्योरी मैंने बताया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। क्लियर हो चुका है, यहाँ से क्लियर हो चुका है। अगर मैं Ag की बात करूँ, उसी तरह से नीचे में Cu है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, तो ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। खास करके यहाँ पर डाइल्यूशन की बात करी हमने, उसके बाद कोलराच लॉ, उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों लॉ हमने कंप्लीट किया। बट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सारे बच्चे इसको एक बार कवर करो। क्वेश्चंस हम लोग कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे। जब हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके नीट PYQ के ही होंगे और इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी इसको कवर कर लो ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सारे फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।